हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बबीता सिंघल से आचार्य इतिहास राजकीय कला कन्या कोटा महाविद्यालय। आज मैं आपको नया टॉपिक गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में रजिया सुल्तान के बारे में बताया था, जो इल्तुतमिश की एक योग्य उत्तराधिकारी थी। उसकी समाप्ति के पश्चात इल्तुतमिश के दो और पुत्र शासक बने। एक था अलाउद्दीन मसूद शाह और उसके बाद जो अगला शासक बना था वह था नासिरुद्दीन महमूद। इन दोनों की मृत्यु के पश्चात जब नासिरुद्दीन महमूद की 1266 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद कोई भी इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी नहीं बचा और उसके बाद गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का जो अगला सुल्तान बना था वह था बलबन। यद्यपि इल्तुतमिश के वंश से उसके काफ़ी निकट संबंध थे, घनिष्ठ संबंध थे। सुल्तान मसूद शाह और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद दोनों बलबन के दामाद थे और नासिरुद्दीन की दूसरी पत्नी से उत्पन्न एकमात्र पुत्री से बलबन के पुत्र बुगरा खां का विवाह हुआ था। तो इस प्रकार उसके बहुत करीबी संबंध थे इल्तुतमिश के वंशजों के साथ। सुल्तान नासिरुद्दीन के समय में बलबन नायब था और राज्य की संपूर्ण शक्ति का उपभोग करता था। बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया था। इस प्रकार बलबन के सुल्तान बनने से शासन में परिवर्तन हुआ, परंतु शासन करने वाले में नहीं। इसका मतलब यह है कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में जो वास्तविक शासन सत्ता थी वो किसके हाथ में थी? बलबन के हाथ में थी। उसने सुल्तान के सम्मान के प्रति छत्र का भी प्रयोग नासिरुद्दीन के समय में आरंभ कर दिया था। तो जब बलबन सुल्तान बना तो यह कहा जाता था केवल शासन में परिवर्तन हुआ है, लेकिन शासन करने वाले में नहीं। बलबन के प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम देखें तो हमें इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती। इसका जो प्रारंभिक नाम था, वास्तविक नाम था, वह था बहाउद्दीन। उसका पिता इलवारी तुर्क था, लेकिन यह बचपन में मंगोलों के द्वारा पकड़ लिया गया था और बाद में यह इल्तुतमिश के पास एक दास के रूप में पहुंचा, यानी कि इल्तुतमिश ने इसको दास के रूप में खरीदा था। किंतु यह अपनी योग्यता के बल पर बहुत आगे तक गया और एक ऊंचे ऊंचे पदों को उसने हासिल किया। इल्तुतमिश भी योग्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और कुछ समय बाद ही इसको खासदार का मतलब है सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक, उसको बना दिया। इस पद पर इसको नियुक्त कर दिया गया रजिया के विरुद्ध। और यह जब रजिया ने शासन सत्ता में थी, रजिया जब सुल्तान बनी थी, तब रजिया ने इसको अमीर ए शिकार पद पर नियुक्त किया था। रजिया के विरुद्ध जो षड्यंत्र करने वाले तुर्की सरदार थे उनमें भी यह शामिल था और जब बहराम शाह सुल्तान बना तो इसे अमीर ए आखूर पद पर नियुक्त किया गया तथा रेवाड़ी की जागीर दी गई। सुल्तान बहराम शाह को भी सिंहासन से हटाने में इसका हाथ था और बाद में यह सुल्तान जो नासिरुद्दीन महमूद है उसके समय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया था और इसने सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह को सिंहासन से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाने में इसका प्रमुख योगदान था। अतः इसके शासन काल में, यानी कि नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में जो संपूर्ण शक्ति थी वो बलबन के हाथों में आ गई और बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई तथा नायब ए मुमालिकात का पद प्रदान किया।
किया गया। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही बलबन को चालीसा के दल में सम्मिलित कर लिया गया था। तो यह इल्तुतमिश के समय में ही एक प्रमुख तुर्की सरदारों के रूप में इसकी गिनती की नहीं आती थी। और नासिरुद्दीन महमूद के समय में यह एक तरह से सर्वेसर्वा बन चुका था। संपूर्ण शासन सत्ता इसी के हाथ में थी। और जैसे ही 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के पश्चात यह गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा, यानी कि यह दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। जब यह शासक बना था उस समय दिल्ली सल्तनत के समक्ष कई आंतरिक और बाह्य कठिनाइयाँ थी, यानी कि उस समय दिल्ली सल्तनत अनेक कठिनाइयों से घिरी हुई थी। पूरे ही देश में विद्रोह का वातावरण व्याप्त था। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा काफ़ी गिर चुकी थी। यद्यपि नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में लगभग 20 वर्ष तक इसने शासन सत्ता का उपभोग किया था, किंतु वह अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर पाया था। उस पर सुल्तान का अंकुश था और साथ में तुर्की अमीरों के विरोध का भी भय था। किंतु सुल्तान बनने के पश्चात बलबन ने अब दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले जो अनेकों समस्याएं थीं उन समस्याओं का उसने समाधान किया। उसने अपनी योग्यता से, कुशलता से, बलबन ने अपनी साधारण स्थिति से उठ कर के जो तुर्की अमीर सरदारों में से ही एक था, वह न केवल वह एक शासक बना, अब तो उसने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत आधार प्रदान किया। तो सबसे पहला आता है कि जो उसके सामने कठिनाइयाँ थीं, जो समस्याएं थीं, वो कौन कौन सी थीं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि उसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ थीं। तो सबसे पहला आता है सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना। यानी कि सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि सुल्तान की प्रतिष्ठा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात एक के बाद एक दुर्बल सुल्तानों के कारण सुल्तान का सम्मान पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तुर्की गुलाम सरदारों और बाद के समय में स्वयं बलबन ने भी सुल्तान की शक्ति और सम्मान को नष्ट करने में सहयोग दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह, जितने भी जो शासक बने थे, ये सब तुर्की अमीरों की कठपुतली मात्र थे। जो तुर्की सरदार थे, जो तुर्की अमीर थे, वो सिंहासन पर किसी को भी बैठाना अपना क्या मानते थे, अधिकार मानते थे। वो भाग्य निर्माता मानते थे ताज का। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो सुल्तान की शक्ति थी, जो प्रतिष्ठा थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और इसमें बलबन का भी खुद का भी बड़ा योगदान था। तो इस कारण जिन साधनों और तरीकों का प्रयोग बलबन ने अपनी शक्ति के निर्माण के लिए किया था, उन्हीं को अब अपनी शक्ति की रक्षा के लिए नष्ट करना आवश्यक हो गया। तुर्की सरदारों की शक्ति तथा प्रभाव को नष्ट करना और जनसाधारण में सुल्तान के प्रति भय और सम्मान की भावना जागृत करना अब बलबन की सबसे प्रमुख आवश्यकता थी। कि जब तक जनता के मन में सुल्तान का भय नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, तब तक सुल्तान की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित नहीं हो सकती। तो इसको स्थापित करना अब बलबन का सर्वप्रमुख कार्य था। दूसरी क्या समस्या थी? कानून और व्यवस्था की स्थापना। यानी कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। जगह जगह विद्रोह प्रारंभ हो गए थे, जिसमें जो विद्रोह प्रारंभ हुए थे उसमें एक तो थे हिंदू शासकों ने पुनः शक्ति स्थापित कर ली थी। हिंदू शासकों ने
पुनः शक्ति को स्थापित कर लिया। क्यों किया? क्योंकि इस समय क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत का जो शासक था, सुल्तान था, को पुनः स्थापित, वो बहुत कमज़ोर था, वो उन पर नियंत्रण नहीं रख सका। तो राजस्थान, दोआब, बुंदेलखंड आदि जगह क्या हुआ, ऐसे देश थे ये जहाँ पर हिंदू शासक था। उन्होंने अब अपनी शक्ति को पुनः स्थापित कर लिया और उसको विस्तृत करने का प्रयास करने लगे। उसके अलावा जो आसपास का जो क्षेत्र था, दिल्ली सल्तनत के आसपास का क्षेत्र, इसमें मेवों का आतंक प्रारंभ हो गया। बहुत ज़्यादा विद्रोह करते थे, दिन में भी वो आक्रमण करते थे। इन मेवों के आतंक के बारे में बर्नी ने लिखा है कि दोपहर की नमाज से पहले ही ये मेव उन पानी भरने वालों और दासियों को लूटते थे जो तालाब से पानी लाती थी। तो इतना ज़्यादा आतंक इन लोगों का हो गया था, यानी पूरी तरह से असुरक्षा फैल गई थी। तो इन दोआब के हिंदुओं के विद्रोह को, उपद्रवों को, राज्य की सीमाओं के अंतर्गत जो अशांति और अवस्था इनके कारण जो उत्पन्न हो गई थी, उसको अब समाप्त करना आवश्यक था। इन विद्रोहियों को, इन लुटेरों को नष्ट करना भी राज्य के सम्मान के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक था। कोई भी राजमार्ग अब इस समय सुरक्षित नहीं था, पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई थी। तो कानून और व्यवस्था की स्थापना करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तीसरा है चालीसा की शक्ति को नियंत्रित करना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, वापस फिर बताती हूँ मैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चालीसा गुट के जो शक्तिशाली अमीर थे, वो शासन सत्ता पर बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे और वे अपने स्वार्थों और शक्ति में वृद्धि के लिए सुल्तान को बनाना और उसको गद्दी से हटाना, इस राजनीति में लग गए। उनको अब राज्य की सुरक्षा से या राज्य की मजबूती से, राज्य के सुदृढ़ीकरण से, इससे कोई मतलब नहीं था। अब वो किस में लग गए, केवल सुल्तान को अपने हाथ के कठपुतली बनाने में। बलवंत स्वयं इस दल का सदस्य और नेता था और वह जो चालीसा दल था उसकी महत्वाकांक्षा से परिचित था। वह जानता था कि अगर इसकी शक्ति को नियंत्रित नहीं किया गया तो उसका पद, जो सुल्तान का पद है, वह सुरक्षित नहीं रह सकता और ना ही उपद्रवों को रोका जा सकता है। तो उनको उपद्रवों को रोकने के लिए आवश्यक क्या है कि चालीसा का जो दल है उसका दमन किया जाए। तो इस कारण से उसने चालीसा के दल की दमन की नीति अपनाई। और अगली जो चुनौती थी वो थी आर्थिक संकट। बार बार होने वाले विद्रोह और सुल्तान के पतन, क्योंकि कोई भी सुल्तान लंबे समय तक शासन कर ही नहीं पा रहा था, बहुत अल्प समय के लिए शासन चलाया जाता। केवल नासिरुद्दीन महमूद के समय शासन कार्य किया गया, लेकिन उस समय भी तुर्की जो अमीर वर्ग था वो हावी था। तो इस कारण से दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। सैनिक व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही थी और प्रांतों से आने वाले वार्षिक राजस्व में कमी आ रही थी। इस संबंध में बर्नी ने लिखा है कि राजकोष खाली हो गया था और शाही दरबार में धन तथा घोड़ों का अभाव हो गया था। तो इस आर्थिक संकट को भी दूर करना, राजकोष में वृद्धि करना भी बलबन के सामने एक प्रमुख कठिनाई थी, एक समस्या थी जिसका उसको सामना करना था। और अगली समस्या थी मंगोल आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना। ये बहुत बड़ी कठिनाई थी दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की। पश्चिमोत्तर सीमांत पर निरंतर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। पश्चिमोत्तर सीमांत से कश्मीर और पंजाब में ब्यास नदी तक मंगोलों का अधिकार हो चुका था।
इतना अंदर तक भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुके थे और अब वो कहाँ की तैयारी कर रहे थे? अब वो दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। यानी उत्तर पश्चिमी पंजाब का जो संपूर्ण प्रदेश है वो मंगोलों के हाथ में चला गया था। तो मंगोल अब और अधिक अंदर भारत में प्रवेश ना करें, यह बलबन की एक बहुत बड़ी चिंता थी। बंगाल भी नासिरुद्दीन के अंतिम समय में स्वतंत्र हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि अन्य सूबे भी और स्वतंत्र हो जाएं, तो बंगाल को भी दिल्ली सल्तनत के अधीन करना था, उसका भाग बना रहे, यह भी बलबन के लिए आवश्यक था। तो इस प्रकार मंगोल आक्रमण से रक्षा करना, अपनी दिल्ली सल्तनत की रक्षा करना, ये एक बहुत बड़ी कठिनाई थी बलबन के सामने। और बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। तो इस प्रकार बलबन के सम्मुख विभिन्न कठिनाइयाँ थी, लेकिन बलबन ने क्योंकि बलबन स्वयं योग्य था, दूरदर्शी और व्यवहारिक व्यक्ति था, वह अपनी कठिनाइयों को ठीक प्रकार समझ सका और उसने दृढ़ता से उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया। बलबन ने एक निश्चय यह किया कि वह राज्य विस्तार का प्रयत्न उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि जिस राज्य को उसने प्राप्त किया है, जितना भी उसके पास दिल्ली सल्तनत है, उसकी सीमाओं की सुरक्षा और उन सीमाओं के अंतर्गत शांति एवं व्यवस्था को स्थापित करने का प्रबंध नहीं कर लेता। यानी कि जो उसको विरासत में मिली है, पहले तो उसको सुरक्षित करे, उसकी सीमाओं में शांति व्यवस्था स्थापित करे, उसके बाद वह अपना राज्य विस्तार करे। तो इस प्रकार जो बलबन का जो संपूर्ण समय है वो किसका है? आंतरिक संगठन का है। उसने आंतरिक रूप से दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया, सुदृढ़ीकरण किया, और उसका जो समय है वो राज्य विस्तार का नहीं है। तो उस प्रकार उसने अपनी सभी समस्याओं का समाधान किया, सामना किया और दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत आधार प्रदान किया। तो उसने इन शासक बनने के पश्चात उसने कौन कौन से कार्य किए, किस प्रकार से उसने कठिनाइयों का सामना किया, उन सब के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।